ऐसे ही इसकी जो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन आते हैं इनसे परेशान नहीं होना चाहिए जी। सियासत भी एक अच्छी चीज है, डिस्कशन के लिए करेंगे। अच्छा जी, आप में से कितने लोग हैं जिनके अभी कमिंग वीक में जो है ना एग्जाम है इसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के या एडी एफआईए के या जूनियर एग्जीक्यूटिव के हैं कोई? कौन सा है? एफआईए का है? किस पोस्ट के लिए? इंस्पेक्टर एफआईए या एडी? सब इंस्पेक्टर एफआईए के लिए। तो फिर तो खैर है, सिलेबस यही है। एडी के लिए कब है? चलो बस ठीक है, उसमें सिर्फ एफआईए एक्ट स्पेशल था, वो आपने कर लिया हुआ है। सर जी। सर एफआईए की वो एडी की पोस्ट के लिए वो खुल गई हुई है अप्लाई करने के लिए डेट्स? वो तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ना अप्लाई करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था। वालेकुम अस्सलाम। ये उनके अब एग्जाम्स हैं, उनको रोल कॉल जो है ना उन्होंने भेजी है, उनकी स्लिप्स आई हुई हैं आजकल। तो नेक्स्ट वीक ठीक हो गया। तो मैंने कहा अगर वो हैं तो उनको थोड़ी सी टिप्स दे दूं। अच्छा जी, कोई ऐसा आप में से जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, पहला लेक्चर है कोई? बस आप हैं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है पीपीएससी या एफपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है, उसमें जो मेन चीज होती है वो है कंटेंट वेटेज। कि कौन से सब्जेक्ट से कितने परसेंट है वो आपको। तो उसमें कंटेंट वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट के हैं तो वो है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हमने स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम उसको लेके जा रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए ऐसा होता है कि जीरो से स्टार्ट है, क्योंकि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस वो पोर्शन है कंप्यूटर का कि 70% कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो तीन चीजों में से आता है, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो एमएस वर्ड आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आता है। अच्छा, सीपीएससी वाले कभी भी आपसे ये नहीं कहते कि जी आप किसी चीज को क्रैम करके बताएं क्या है क्या नहीं। वो पूछते हैं प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस, कि जो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे, वो क्या होंगे। और उन्हीं से रेलिवेंट वो जो है ना एमसीक्यू बनाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्या हो रहा है कि एक पर्सन अगर एमएस वर्ड यूज कर रहा है तो उसको यूज करते हुए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कोई हर्डल आती है उसको कैसे कवर अप करना है, जो उसकी टेक्निकलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चनिंग करते हैं आपसे। क्लियर है? एक चीज होती है सेव करना। सेव करने से मुराद क्या होती है सबको ही पता होगा। डॉक्यूमेंट जो है वो सेव। अच्छा, पहले तो ये चीज क्लियर करें जी, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो है इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। ये तीनों चीजें होता है एमएस ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब दफ्तरी अमूर की अंजामदही के लिए जो जो काम आपने करने हैं उनको उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। ठीक है जी। अब इनको जो कंप्यूटराइज किया वो कितनी किस्म के काम है। आप ऑफिस में बैठते हैं तो तीन तरह से काम करते हैं जनरली। नंबर एक, आपने लेटर्स तैयार करने होते हैं अपने सीनियर्स को देने के लिए। इवन इफ आप कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तब भी आपने कोटेशंस तैयार करनी है, वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होगी, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगी।
तो डॉक्यूमेंट उसमें लेटर आ जाते हैं, मैक्सिमम बेसिकली लेटर्स आ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जब भी आपने तैयार करने होंगे आप क्या यूज करेंगे, एमएस वर्ड। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट डैश, तो क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इस तरह से होता है। अच्छा, अगर एमएस एक्सेल के बारे में पूछते हैं, एक्सेल या स्प्रेडशीट, बात एक ही है। एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एक्सेल पे तो भी इसी की बात कर रहा है, स्प्रेडशीट पे तो भी इसी की बात कर रहा है, वर्कशीट पे तो भी इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेल को तीन तरह से बंदा रिकॉल करता है, एक एक्सेल, एक वर्कशीट और एक स्प्रेडशीट। तो एक्सेल, वर्कशीट या स्प्रेडशीट जो है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये क्रिएशन या कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। किसकी? स्टैटिस्टिकल डाटा की। जब आपने स्टैटिस्टिकल डाटा क्रिएट करना हो या कैलकुलेट करना हो तो फिर आप क्या करते हो? एमएस एक्सेल यूज करते हो। देन आ जाता है जी पावर पॉइंट। कि आपने पावर पॉइंट क्यों यूज करना है, कब यूज करना है जी? सॉरी, समझ नहीं? यस, प्रेजेंटेशन के आपने कोई काम किया है, कोई असाइनमेंट थी जिसके ऊपर आपने रिसर्च की है, वर्क किया है, उस असाइनमेंट को, उस रिसर्च को आपने प्रेजेंट करना है अपने सीनियर्स के आगे या अपने जूनियर्स के आगे। दोनों के आगे हम काम करता है। सीनियर्स के लिए सामने इसलिए कि उनको बताया कि मैंने किस हद तक रिसर्च किया, जूनियर्स के सामने इसलिए कि उनको सिखाए कि रिसर्च करनी कैसे है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जी, तो क्वेश्चन, तो प्रेजेंटेशन होती है इसलिए, हाँ, और ये इसके लिए जो टूल यूज होता है उसको हम कहते हैं एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल से। एक्सेल में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सॉरी वर्ड, वर्ड में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको सेव करने के कितने तरीके हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है पेपर में। अगर आपसे पूछ ले हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, बताएं। कुछ भी है, वो तो सेव ही हो गया ना, वो सेव या कंट्रोल एफ एक ही बात है। तो देयर आर थ्री वेज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। तीन तरीके होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सेव, चाहे ऊपर पैनल से जाके सेव कर लो, चाहे कंट्रोल एफ प्रेस कर लो। दूसरा होता है सेव एज, ठीक है, सेव एज। और तीसरा होता है एक और तरीका सेव का, फंक्शन कीज के थ्रू, F12 प्रेस करो तो भी सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट। बताने लगा हूं सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है जी। जब आप नहीं, सेव और सेव एज में ये फर्क है, हाँ जी, कि आपने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव किया हुआ है, उसकी एक और कॉपी माइनर चेंज के साथ, उसमें स्लाइड चेंज करते हो आप और उसको एक नए नाम के साथ आप सेव कर लेते हो। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे, तो ये जो माइनर चेंज के साथ हम सेव कर लेते हैं उसको सेव सेव से सेव करते हैं या सेव एज से सेव करते हैं? एज से सेव करते हैं, उसको सेव एज कहते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे फोन साइज के बारे में पूछता है। ये फॉन्ट साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वही है जिसके थ्रू नो लीग के लेटर पकड़े गए थे, कंट्रीशन आने वाले। हाँ जी, कैलवरी फॉन्ट, कि जिस साल का लेटर लिखा है तब तो वो इजाद नहीं हुआ था। अच्छा है, फॉन्ट साइज से आपकी क्या मुराद है? फॉन्ट किसको कहते हैं? फॉन्ट कहते हैं राइटिंग स्टाइल, रसूल खत, उसका जो साइज है वो कितना होता है। अब फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है। अगर वो फॉन्ट साइज में आपसे पूछ लेता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है, तो वो होता है 12 पॉइंट, 12 होता है बाय डिफॉल्ट।
अच्छा जी, अब मिनिमम या मैक्सिमम देखिए, ये आगे से आगे हर चीज एक दूसरे से ना इंटरलिंक होगी। अब ये तो हो गया बाय डिफॉल्ट द्वारा होगा फॉन्ट साइज। अब आपसे पूछा जाता है कि फॉन्ट साइज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, देन आप क्या करोगे जी? ओवर आप बात कर रहे हैं कि मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, क्लियर है? अच्छा, अब जब आप मिनिमम और मैक्सिमम की बात करोगे ना, तो इसके लिए आपको इसकी थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, ये फॉन्ट साइज ये बाय डिफॉल्ट दो तरह से होते हैं। ये एक होता है प्रेस्क्राइब और एक होता है एक्चुअल। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? प्रेस्क्राइब, अब ये हर चीज पेपर में पूछी जाती है। आप एफपीएससी बीपीएससी के पेपर उठा के देखें, ये जितनी चीजें आप पढ़े हैं इनमें से किसी ना किसी एंगल से उसने क्वेश्चनिंग की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप अटेंटिव होकर बैठोगे ना, एटलीस्ट आप कंप्यूटर के अंदर मोर देन 90% जो है ना वो स्कोर करोगे। फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पास रिकॉर्ड है इस इंस्टीट्यूट का, 2018 से अब तक कोई स्टूडेंट एटलीस्ट कंप्यूटर में फेल नहीं हुआ और सबने ऑलमोस्ट 90 प्लस स्कोर किया। ठीक है जी? अच्छा, अब देखें फॉन्ट साइज एक तो होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपको पता चल गया 12। अच्छा, बाय डिफॉल्ट में एक और टेक्निक होती है। आपको पता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 क्यों आता है? जब वो लाइन स्पेसिंग के अकॉर्डिंग चलता है। लाइन स्पेसिंग के बारे में कितना होता है? अच्छा, पहले देख लेते हैं प्रेस्क्राइब्ड और एक्चुअल फॉन्ट साइज में क्या है। प्रेस्क्राइब्ड फॉन्ट साइज वो फॉन्ट साइज होता है कि जब इस तरह से एक विंडो खुलती है जिसपे आप एमएस वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जहां पे ऑप्शन होती है और सारी ये पट्टी आ रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं जी? रिबन। वो पूछता होता है कि जिसके ऊपर मेनू और दूसरी चीजें दी हुई है उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम रिबन कहते हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो रिबन होता है, रिबन के ऊपर यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा होता है, ये 12 बाय डिफॉल्ट है। अगर आपने इसे काम या ज्यादा करना है, ये प्रेस्क्राइब्ड फॉन्ट साइज है, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ऐसे ये बार नीचे की तरफ खुल जाएगी। तो यहाँ पे 8 से स्टार्ट होगा, 8 10 12 14 16, ये करते करते ना मैक्सिमम 72 तक है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता चला प्रेस्क्राइब्ड फॉन्ट साइज 12 है, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड के अंदर अपना मिनिमम फॉन्ट साइज 8 है, 8 से कम नहीं दिया होता इसमें, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72। तो अगर बात करें प्रेस्क्राइब्ड की, तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ये आपका क्या है? प्रेस्क्राइब्ड फॉन्ट साइज। समझ आ गई प्रेस्क्राइब क्या होता है? अब आ जाते हैं एक्चुअल फॉन्ट साइज। एक्चुअल से मुराद ये है कि ये जो प्रेस्क्राइब है, इसका प्रेस्क्राइब का लफ्जी मतलब होता है तजवीज करदा। जो किसी दूसरे ने आपको तजवीज, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, ये चीजें खाएं आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये कंप्यूटर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक तरह से प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि जी ये मिनिमम यहाँ पे ये खा ले, मैक्सिमम ये खा ले, लेकिन इट डजंट मीन कि 8 से कम नहीं हो सकता या 72 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी प्रोग्रामिंग 8 से कम भी है, 72 से ज्यादा भी है, इसी को एक्चुअल कहते हैं। तो अगर 8 से कम है तो कितनी कम है? 1। गुड। और अगर 8 से ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है जी? 38। गुड। मैक्सिमम जो है आप लेके जा सकते हैं इसको 1638 तक, 1638, ये आपका एक्चुअल फॉन्ट साइज है। तो समझ आ गई आपको प्रेस्क्राइब्ड और एक्चुअल में फर्क क्या होता है? सर ये 1 फॉन्ट साइज तक भी हम कर सकते हैं इसको? जी? 1 फॉन्ट साइज तक भी एक्चुअल में कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, अब एक और चीज है, पेपर में पूछता है रैप टेक्स्ट। यस,
रैप जो है इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, आप अक्सर टॉफी या च्युइंगम वगैरह खाते हो, कहते हैं जी इसका रैपर यहाँ नहीं फेंकना। वो रैपर से क्या मुराद है, जिसने उसको रैप किया होता है, लपेटा हुआ होता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये रैप टेक्स्ट है। मिसाल के तौर पे जब आपने एक गिवन स्पेस है उसके अंदर कुछ लिखना है और वो उस स्पेस से बाहर चला जाता है और आपने उसको उसके अंदर गिवन स्पेस के अंदर ही एडजस्ट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, सारे को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो रैप हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि एडजस्ट करना उसको गिवन स्पेस के अंदर। तो इसका जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो इस तरह से आता है, वो कहता है टू एडजस्ट द डाटा इन द रेलेवेंट और गिवन स्पेस वी यूज डैश टेक्स्ट ऑप्शन। तो वो है रैप टेक्स्ट ऑप्शन के, उसको रैप कर देना, टेक्स्ट को लपेट देना। टू एडजस्ट अ डाटा इन अ स्पेसिफिक स्पेस और इन अ गिवन स्पेस वी यूज रैप टेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, जी इसकी नहीं, इसको नॉर्मली यूज करते हैं। अच्छा, शॉर्ट कीज से आपने परेशानी हो ना, मैं आपको सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें दे रहा हूँ, अभी आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको जो है ना मेरी कुछ हैंडमेड की बनी है शॉर्ट कीज, जो कि वो पूछता है ज्यादा पेपर में, तो वो मैं एक पेपर जो है ना डॉक्यूमेंट, वो इनको एडमिन ऑफिस को कहूंगा वो आपको ग्रुप पे शेयर कर दें। क्यों, वो है क्रैम करने वाली चीज। वो जब भी आपका पेपर हो किसी भी चीज का, आपने उसको निकालना है, क्रैम करना है, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते होते हैं। लेकिन ये मेन चीज है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कंप्यूटर में अच्छे नंबर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक चीज है सिमर, एक चीज होती है शाइनर, एक चीज होती है बैकग्राउंड इफेक्ट। ये सारी चीजें किस ऑप्शन में होती है पूछता है वो। स्पार्कलिंग है, आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें से ऐसे लगता है जैसे वाटर ड्रॉप्स या ब्लड ड्रॉप्स गिर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर से, या आपने टेक्स्ट लिखा है आपको लगता है कि वो शाइन कर रहा है, वो स्पार्कलिंग कर रहा है, या आपको लगता है उसके बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है या शेड आ रहा है या डिजाइन आ रहा है। तो ये सारा कुछ किस ऑप्शन में अवेलेबल होता है, जिस ऑप्शन में ये सारा कुछ अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, तो पेपर में वो पूछता होता है कि टेक्स्ट इफेक्ट किस लिए यूज होता है। तो जब आपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड देना हो, शाइन देना हो, स्पार्कलिंग देनी हो, सिमर देना हो, कोई भी इफेक्ट डालना हो, तो वो होता है टेक्स्ट इफेक्ट से। ठीक है, इसके बाद कॉलम्स की बात करते हैं। अगर हम कॉलम्स क्या होते हैं देखें, अगर आपने, वो तो सबको पता है ना कॉलम्स क्या होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो कॉलम्स है और लेफ्ट टू राइट जो है वो रोज है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली इसको जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जनाब कि टू एडजस्ट द स्पेस इन वर्टिकल ऑर्डर। ठीक है, जब आप एडजस्ट करते हो स्पेस को वर्टिकल ऑर्डर में तो वो क्या बन जाता है, वो कॉलम बन जाता है। तो जब आप स्पेस को एडजस्ट करते हो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में तो वो फिर रो बन जाती है। एमएस वर्ड में मैक्सिमम रोज कितनी होती हैं तो बता सकते हैं। एमएस वर्ड में रोज होती हैं जी एज पर मेमोरी, जितनी आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की मेमोरी होगी
उसके अकॉर्डिंग उसकी रोज बन जाएगी। ये मिलियंस में भी बन जाती हैं, बिलियंस में भी बन जाती हैं, डिपेंड अपॉन मेमोरी। बट इसके जो कॉलम्स हैं उनकी स्पेसिफिक है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो मखसूस है, वो बढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉलम बेस्ड है ही नहीं, ये रो बेस्ड है। इसके अंदर आपने टेबल्स एडजस्ट करने होते हैं, ये बेसिकली टेबल बनाने के लिए नहीं है। समटाइम्स आपके पास कोई आ जाता है कि जी लेटर आपने लिखना है हेड ऑफिस को या किसी को कि जी आपने फलां फलां चीज मंगवाई है, फलां चीज इतने सन में मंगवाई है, इतनी प्राइस में मंगवाई है, इतनी कंज्यूम हो गई है, इतनी रिमेनिंग है। समझ रहे हैं ना चीज को? तो उसके लिए आपने डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट करना होता है। तो इंसर्ट करते हैं आप टेबल एमएस वर्ड में, तो तब आपको रोज और कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। तो जब आप डाटा इंसर्ट करते हो टेबल्स की फॉर्म में, तो टेबल बनाने लगे एमएस वर्ड में, आप रोज तो मैक्सिमम बना सकते हो जितनी चाहो, लेकिन कॉलम्स जो है वो आप मैक्सिमम बना सकते हैं 63। You cannot create such table having the columns more than 63। 53 से ज्यादा कॉलम्स आप एमएस वर्ड में नहीं बना सकते, क्योंकि ये है नहीं ना उस पर्पस के लिए। उसके लिए आपके पास एक्सेल है। अच्छा जी, इसके बाद लाइन स्पेसिंग, वो क्या होती है? यस, अब देखें मैंने एमएस वर्ड में कुछ लिखा है, एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, तो इन दोनों लाइनों के दरमियान जो मुनासिब फासला होता है ताकि एक लाइन को दूसरी लाइन से सेग्रीगेट किया जा सके, इसको हम क्या कहते हैं जी? लाइन स्पेसिंग। गुड। वो आपके पास शॉर्ट की है 1, 1.5 और 2 के लिए नहीं सर, ये जो और मैं वो 1.5 नहीं बता, मेरे बच्चे वो 12 होता है बाय डिफॉल्ट, 12 होती है लाइन स्पेसिंग। कैसे? अब लाइन स्पेसिंग का फॉर्मूला समझना, जो भी आपका फॉन्ट साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइन स्पेसिंग होगी। आपका बाय डिफॉल्ट, मैंने अभी शुरू में कहा था ना, आपको समझाता हूँ लाइन स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ये 12 चल रहा है, तो अगर ये फॉन्ट साइज इस लाइन वाला भी 12 का है और इसका भी 12 का है, तो इसके दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है वो ऑटोमेटिकली 12 पॉइंट पे एडजस्ट होगी। अगर ये फॉन्ट साइज और ये भी फॉन्ट साइज ये 18 का है, तो इन दोनों के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग क्रिएट होगी वो भी 18 पॉइंट पे एडजस्ट होगी। तो इसलिए वो जो आप कहते हैं ना वो 1, 1.5 और 2 लाइन स्पेसिंग होती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट कीज। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट कीज आपने 1 सेंटीमीटर तक लेके आना, और वो किसके अकॉर्डिंग होती है? वो जो साइड पे आपका स्केल बना हुआ होता है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है कि स्केल के मुताबिक 1 की स्पेसिंग लेनी है तो आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 की लेनी है तो ये करेंगे, और 2 की लेनी है तो ये करेंगे। आप समझे? आगे चले। अच्छा जी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे लाइन स्पेसिंग समझ नहीं आया बिकॉज आई यूज्ड टू राइट द डॉक्यूमेंट्स ना, तो मैं 1.5 यूज करती हूँ। तो अभी आप 18 और 12 कह रहे थे, तो वो मैंने कभी इस तरह यूज नहीं किया। मतलब मैंने कॉलम के अंदर ही 1.5 और 2 को सिलेक्ट करके ही आई राइट द डॉक्यूमेंट। जी, आपने जब स्पेसिंग करनी है तो वो होती है एज पर फॉन्ट साइज, ठीक है। जी सर। तो उसके लिए आप शॉर्ट की यूज करते हैं, तो 1, 2 या 5 के साथ आप उसको यूज करते हैं। 1, 1 की स्पेसिंग देता है, 2, 2 की देता है, और 5 जो है वो 1.5 की देता है स्पेसिंग, ऐसे ही जी है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो होती है अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट कीज, क्योंकि आपके साइज के
एक स्केल चल रहा होता है, उसमें उस स्केल के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट पे आपको एडजस्ट करके देना होता है, वो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये मैंने इसकी कंपोजिशन बताई है कि स्पेसिंग की कंपोजिशन आती कैसे है बेसिकली। ठीक है, ठीक हो ठीक हो गया सर। और सर इसके कंपोजिशन वाले वो नंबर्स क्या प्लीज रिपीट कर देंगे? जी। सर वो जो अभी आप नंबर्स बता रहे थे 18 या 12 वाले, वो आप प्लीज रिपीट कर देंगे? वो अकॉर्डिंग टू आपका जो डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज होता है ना, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट साइज आपकी स्पेसिंग जो है ना वो एडजस्ट होती है। ठीक है। ठीक हो गया। थैंक थैंक यू सर। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, पेपर में आता है, क्या एमएस वर्ड में साउंड फाइल एडजस्ट कर सकते हैं? यस और नो? कितने लोग हैं जो कहते हैं कर सकते हैं वर्ड में? बात करा गया क्वेश्चन क्या है? कौन सा पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? याद है यार, रोजा तो नहीं लगा? कितने लोगों का रोजा है जी? आप रोजा तो नहीं लग रहा ना? मैंने ये पूछा क्योंकि सबसे आगे बैठ के आप जिस क्वेश्चन पे बहस हो रही है आप वही पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ एमएस वर्ड में साउंड फाइल ऐड की जा सकती है? अच्छा जी, अब वो लोग साफ खड़ा करने जो कहते हैं नहीं की जा सकती, आपको क्या लगता है? आपका अपना ब्रेन काम नहीं करता, तुम बुक्कू नुमियम का हमला है। कर सकते हैं। आप एमएस वर्ड में कोई भी साउंड फाइल एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये, अगर इंसर्ट करनी है आपने साउंड फाइल तो कैसे करेंगे? ड्रैग भी कर सकते हैं, उठा के अंदर फेंक दें। नहीं तो उसका जो प्रॉपर वे है वो ये है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, वहां से आप जो भी चीज आपके कंप्यूटर पे सेव है, चाहे वो साउंड फाइल है, वीडियो फाइल है, कोई भी है, आप उसको उठा के एमएस वर्ड के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। नो, वीजीए, जेपीजी, जेपीईजी, ठीक है, एवीजी फॉर्म, एएलवी, हाँ, इमेज की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, म्यूजिक की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कोई भी चीज जब आपने एमएस वर्ड में इंसर्ट करनी है, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, आगे ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन में जाएंगे, तो वो चीज उठा के आप क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है जी? अब एक चीज और जो पूछी जाती है पेपर में, दैट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से क्या मुराद है? यस। अच्छा, मैं लास्ट जो सेशन पढ़ा रहा था आपको पहले वाला, उसमें मैंने ये लिखा ड्रॉप कैप, तो लिख के मैंने क्वेश्चनिंग करता हूँ इंटरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को, तो मैंने कहा कि आप बताएं ड्रॉप कैप से क्या मुराद है? तो एक भाई साहब खड़े होकर कहते हैं फ्रेंकी की टोपी। तो डजंट मीन कि आपने इसके वर्डिंग के अकॉर्डिंग मीनिंग देना है, मीन ये कि आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि वो क्या कह रहा है। आप लोग, हाँ जी, आप लोग अक्सर डॉन न्यूज, किसी ने इंग्लिश अखबार पढ़ा है आपने से? सबने पढ़ा है ना? तो आप देखते हैं कि जब आपने नहीं पढ़ा, अच्छा, जब आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहला पहला हर्फ जो है वो बड़ा सारा लिखा होता है, आगे लाइन पूरी। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ एक दो लोगों के लिए देने की। क्वेश्चन शुरू होता है, देयर आर मैनी
वगैरह वगैरह। अब देखें ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ड्रॉप कैप यूज किया है। ये जो पहला लेटर, पहला अल्फाबेट बड़ा सारा करके लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप। अब अगला क्वेश्चन, ये तो आपको समझा दिया कि ड्रॉप कैप होता क्या है। अब क्वेश्चन है ड्रॉप कैप क्यों होता है, तो बता सकता है? यस, इसका सिर्फ एक ही पर्पज होता है, जो रीडर है उसको अट्रैक्ट करना, कि यहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, इसको देखते जरा, यहां से न्यू आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन इससे रेलेवेंट जो आ सकता है पेपर में, ड्रॉप कैप कवर्स डैश लाइन, 3 लाइन, फर्स्ट 3 लाइन को कवर करता है ड्रॉप कैप। ये देखिए मैंने आपके सामने एग्जांपल भी बनाई है, ठीक है ना। मैक्सिमम कितनी लाइंस के बाद आप नया ड्रॉप कैप ले सकते हैं, मिनिमम कितनी लाइंस के बाद? कम से कम एक नया ड्रॉप कैप देने के लिए आपको कम से कम कितनी लाइनें यहाँ लिखी होना जरूरी है, उससे पहले आप नहीं दे सकते। नो, 10th इज द नेक्स्ट ड्रॉप कैप लाइन। 9 लाइंस मिनिमम आपको लिखना जरूरी है। 9 लाइंस के बाद 10वीं लाइन से आप नया ड्रॉप कैप दे सकते हैं। क्लियर है जी? अच्छा जी, इसके बाद दो चीजें होती हैं, एक ये वैसे और चीज से रेलेवेंट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मतलब कि बहुत ज्यादा यूज होता है ये पीपीएससी में खासतौर पे, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज है F7 और एक है जी शिफ्ट F7। दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, वो ऑल्टरनेट वर्ड देता है, सिलेक्टेड वर्ड नहीं, वो देगा ऑल्टरनेट वर्ड्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने ज्यादा लिखना है, ज्यादा, उर्दू में ज्यादा जिसको कहते हैं, आप इंग्लिश में लिखोगे वेरी, वेरी की ज्यादा को कहते हैं। आप उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट F7 प्रेस करोगे तो वेरी का आगे आपको अल्टरनेट वर्ड दे देगा कि आपने वेरी की जगह मच भी यूज कर सकते हो, मच भी ज्यादा को कहते हैं, या फिर आप इमेंस भी यूज कर सकते हो, इमेंस भी ज्यादा को कहते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट F7 टूल जो है, ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जो लोग सिनोनिम्स वगैरह कहते हैं ना, ये हमें पता हो, तो जो भी आप नॉर्मली लेटर यूज करते हैं उसको शिफ्ट F7 जरूर किया करें, वो आपको अल्टरनेट वर्ड देगा, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई? नो, उसके लिए तो F7 है। यस, ये है वेटेज ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए, कि आप जिस वक्त कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसमें रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड ना हो, एक लफ्ज बार बार यूज ना हो, इस चीज को बड़ा बुरा समझा जाता है। इवन आप पीपीएससी एफपीएससी वगैरह के एग्जाम्स देते हैं तो उसके अंदर भी अगर रेपिटेशन होती है किसी वर्ड की तो ये चीज आपको बड़ी बुरी लगती है और आप इसको जो है वो पास नहीं करते। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जिसको कहते हैं कि बड़े अच्छे थे, बड़े लाइक थे, वो सीएफएस या पीएमएस में फेल हो गए हैं ऐसे में, तो ऐसे में जो मेन चीज है वो यही चेक करते हैं कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड ना हो। अगर आपने एक लेटर सॉरी एक वर्ड एक पेज पे मोर देन ट्वाइस आपने यूज किया हुआ तो इट मींस आप फारिग हैं, आपके पास वोकैबुलरी नहीं है। मैक्सिमम 2 मरतबा एक पेज पे एक लेटर आप यूज कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो। 2 से ज्यादा बार आप यूज करोगे तो वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट करेगा, आपका नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जी एक चीज होती है क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, क्लोज द विंडो। एक होती है क्लोज द
दोनों में डिफरेंस क्या है? जब वीडियो बंद करेंगे तो प्रोग्राम की बात होगा, प्रोग्राम गुड। जब आप विंडो क्लोज करोगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो ओपन रहेगी, लेकिन सिर्फ आपका जो करंट डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हो वो क्लोज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप जब एमएस वर्ड ये खोलते हैं ना इस तरह से, ये रिबन है, तो इसके अंदर एक तो यहाँ पे ऐसे लाइन होती है, ठीक है ना, और एक यही 3 बटन यहाँ पे बने हुए होते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है ना देखिए। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चल रहा होता है, फलां फलां जो भी है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप जस्ट विंडो क्लोज करोगे तो क्या होगा जी, ये ऐप खुली रहेगी, सेंटर में ये वाला जो पेज है ना ये बंद हो जाएगा, ये ब्लैंक आ जाएगा, इस तरह से खाली आ जाएगा। इसको कहते हैं विंडो क्लोज करना, ठीक है। अब ऐप अगर आपने क्लोज करनी है, पूरा फंक्शन क्लोज करना है, पूरी वर्ड क्लोज करनी है, उसमें क्या होगा, ये पूरे का पूरा जो है ये बंद हो जाएगा इस तरह से, और दोबारा डेस्कटॉप आ जाएगा आपका, ठीक है। अब विंडो क्लोज करनी है तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की क्या है जी, Ctrl+W, इसके लिए ऊपर वाले के लिए, और इसके लिए है Alt+F4। ये सिर्फ जो डिफरेंस है ना, आपको डिफरेंस वाली चीजें बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि इनका फर्क क्या है दोनों का बेसिक। अच्छा जी, अच्छा एक चीज होती है वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड में, वो क्या होती है, रिबन के ऊपर एक ऑप्शन दी हुई होती है टॉप राइट साइड से, उसके अंदर क्या होता है, आप क्लिक करते हो वर्ड प्रोसेसर के ऊपर डब्ल्यू बना हुआ होता है, तो क्या होता है एक बॉक्स आ जाता है, उसके अंदर आप डाटा लिखते हो जितना आपको रिक्वायर है, उसके बाद उस बॉक्स को पकड़ के राइट लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके ले जाते हो पेज पे, जहां एडजस्ट करना कर देते हो। वो किस लिए होता है कि आपने ऑलरेडी एक पेज की सेटिंग बनाई हुई है, कुछ एडिशनल डाटा आपने देना है या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज जो प्रोमिनेंट हो जाए, उसको डिफरेंट कलर देके या डिफरेंट फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल देके आपने एडजस्ट करना होता है पेपर के लिए। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसर यूज करते हो, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड प्रोसेसर होता है, इसमें आपने ग्राफिक्स देने हैं, तो वो कहां से आएंगे जी, वर्ड प्रोसेसर है जो आप लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसके अंदर अगर आपने ग्राफिक्स इंसर्ट करने हैं तो वो कहां से करेंगे, बेसिकली ये एक ही चीज है, उसको अलग अलग किया वहीं से हो जाते हैं। जो पुराने वर्जन से ना, उनके अंदर दिया हुआ था क्लिप आर्ट का वर्जन, वो क्लिप आर्ट से जाके आप क्या करते थे, वर्ड प्रोसेसर को बैकग्राउंड इफेक्ट या ग्राफिक्स जो है वो दे देते थे, लेकिन आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही मौजूद है ये सारी ऑप्शन। जो नया वर्जन है ना, लेटेस्ट वर्जन है एमएस वर्ड का, उसके अंदर जो है ये सारी चीजें मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है एंटर और एक चीज होती है Ctrl+Enter, फर्क क्या है दोनों में, नेक्स्ट है न्यू पेज क्रिएट करने के लिए। नॉर्मली तरीका ये होता है जब आपके पेज के अंदर स्पेस एडजस्ट हो जाती है और उसमें मजीद जगह नहीं रहती तो वो नेक्स्ट पेज पे जाता है, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पे पेज पूरा खाली पड़ा है, आप यहीं पे आगे से ज्यादा पेज खाली पड़ा है, आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो वो इस पेज को यहीं खाली छोड़ के नया पेज स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एंटर है न्यू लाइन पे जाने के लिए और कंट्रोल एंटर होता है न्यू पेज पे जाने के लिए। ये दोनों का
फर्क है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एमएस ऑफिस के जितने भी वर्जन है उसके अंदर से कौन सा वर्जन जो है वो अनऑफिशियल वर्जन है? हम्म, 3 है, 10 है, 17, 3, 7, 10, 16, XP, विस्टा, ये सारे इसके वर्जन हैं। तो कौन सा वर्जन है जो अनऑफिशियल वर्जन है एमएस ऑफिस का? ये पूछा जाता है पेपर में जी। विंडा अपना विंडो भी है, विस्टा, और विस्टा ने ऑफिस वर्जन भी किया हुआ है जी। अनऑफिशियल वर्जन जो है वो है विस्टा। अब विस्टा जो है बेसिकली उसकी जो फंक्शनिंग, हर चीज की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है ना। ये आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, कोई बता सकता है? विस्टा का बेसिक काम क्या होता है? हम्म, इसका काम होता है एडिशनल साउंड इफेक्ट्स, एडिशनल ग्राफिक्स ऐड करना। आप लोग करके देखें, अगर किसी के पास विंडोज विस्टा की सीडी है, आप इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि इसका ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विंडोज रन करने के लिए जो होती है ना वो इस्तेमाल होती है। आप एक मूवी जो है वो नॉर्मल विंडो पे देखें और विस्टा पे देखें, आपको ऐसे लगेगा कि विस्टा के अंदर के आप उसके अंदर तो मतलब एडिशनली इतने इफेक्ट्स डाले हैं, आपको लगेगा ग्रीनरी उसकी बड़ी जबरदस्त है, अट्रैक्टिव है। हाँ, उसको, हाँ आपको ऐसे लगेगा आप ग्रीनरी में घुस के वो चीज देख रहे हैं। मीन एडिशनल ग्राफिक्स, एडिशनल साउंड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अगर आप उस पर कोई म्यूजिक फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बीट है, जो उसके अंदर जो उसका जो साउंड के अंदर ट्रेबल कह लें, बीट कह लें, कोई झनकार कह लें थोड़ी सी, वो बेस नहीं, सिर्फ बेस नहीं, बेस के अलावा जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी उभार के लेके आती है आगे। मीन एडिशनल कोई आपने चीज करनी है ना कोई साउंड के अंदर या उसके अंदर वीडियो के अंदर, तो उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे पूछता है एक और क्वेश्चन, ये भी डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहा हूं। एक आपके पास है की फंक्शन की 8, जिसको F8 कहते हैं। F8 बेसिकली किसकी होती है? प्रीवियस जी, किसकी होती है? नहीं, प्रीवियस सिलेक्शन के लिए बेसिकली इसको कहा जाता है प्रीवियस सिलेक्शन। लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपने ये पूरी लाइन लिखी हुई है, यहां पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो आपको पता है हर वर्ड के बाद स्पेस होती है, उसके बाद ये स्पेस के बाद यहां आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। कर्सर समझते हैं ना पॉइंट के जहां पे आप लिख रहे हैं। अगर आप एक मरतबा F8 की प्रेस करेंगे तो इससे पीछे कोई भी लेटर है, स्पेस है, कुछ भी है, उसको सिलेक्ट कर लेगा ऐसे करके। अगर आप F8 की को 2 मरतबा प्रेस करोगे तो ये जो इसका प्रीवियस वर्ड है पूरे का पूरा वो इसको सिलेक्ट कर लेगा ऐसे करके। और अगर आप F8 की को 3 मरतबा प्रेस कर दे तो ये पिछली पूरी लाइन यूं करके सिलेक्ट कर लेगा। बात को समझिए। अब वो पेपर में पूछता है बाय प्रेसिंग F8 की वंस, by pressing F8 key twice, by pressing F8 key thrice। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन यही 3 होते हैं। इन तीनों में से एक बताना होता है कि प्रीवियस लेटर जो है वो सिलेक्ट करेगा या प्रीवियस अल्फाबेट या फिर प्रीवियस वर्ड सिलेक्ट करेगा या फिर प्रीवियस लाइन सिलेक्ट करेगा। तो ये फर्क मैंने आपको तीनों का बता दिया है, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है। अच्छा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स इज डैश, क्या होता है? टेक्निकल क्वेश्चन है। नो, वर्टिकल क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो रो कैसे होगी? कॉलम तो मैं ऑलरेडी कह रहा हूं, वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम, कॉलम्स हैं उनके दरमियान वर्टिकल सेपरेशन दे देनी है, वो क्या कहलाएगा? हाँ यार ये देखो, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको। ये एक पेज है जी फॉर एग्जांपल, गौर से देखिएगा। इस पे आपने ये लिखा हुआ है, ये क्या फल नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट है, लाइन है। आपने इनके कॉलम्स बनाने हैं तो क्या होगा जी, इधर और इधर जाते हैं, इनसे ऊपर स्टाइल होता है, डाटा आप लिखते हैं, ये कॉलम्स बन गए। पहले रोज थी, अब कॉलम्स हो गए, ऐसे ही है ना। अब देखें, ये दो कॉलम्स हैं, इनके दरमियान ये वर्टिकल सेपरेशन है ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि सेपरेट कर रही है दोनों कॉलम्स को। अब इस वर्टिकल सेपरेशन को क्या कहेंगे? मार्जिन। एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो मार्जिन है, इसको कहते हैं वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम। तो ये आपने याद रखना है, बना के दिखाने का मकसद ये था। क्लियर है जी? आप यकीन माने, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठे ना, आप मार नहीं खाएंगे, इसमें पूरे पूरे मार्क्स लेंगे आप। अच्छा जी, एक चीज होती है एमएस वर्ड में थिसारस टूल, ये थीसिस से निकला है। तो ये थिसारस टूल से क्या मुराद है आपकी? जी सर इस वर्ड को प्लीज क्लियर लिख देंगे, नजर नहीं आ रहा सर, वर्ड नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं, मैं बता जो रहा हूँ, थिसारस टूल मैंने कहा है। आ जाए, थिसारस टूल से क्या मुराद है आपकी? कि ऐसा टूल है ये जो सिनोनिम्स देता है आपको, और सिनोनिम्स के एंटोनिम्स देता है। मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्रिएट करने के लिए, आपको याद करने के लिए ये टूल चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं थिसारस टूल। ठीक है? हम्म, अच्छा जी। अब मार्जिन है, ये मैंने आपको बता के दिखाया था, मार्जिन है। अब ये जो मार्जिन है, ये कितनी किस्म के होते हैं? लेफ्ट राइट, मुझे बताएं ना, नाम मुझे बताएं, कितनी किस्म के? 2 3 4 5 6, कितनी किस्म के होते हैं? हाँ बताएं जी, हाथ खड़ा करें, कितनी किस्म के होते हैं आप बताएं? दो। तो ये जो ये आप ऊपर से, ये आपने बताया, ये ऊपर से जगह छोड़ी थी, ये क्या है? ये मार्जिन नहीं है? हाँ जी, 3। आप बताएं, आप तो 2 वाली हैं, आप बताएं। आप, हाँ कैसे? उसने कहा इसलिए। आप बताएं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? कितने मार्जिन होते हैं? कंप्यूटर यूज किया है कभी? तो कितने मार्जिन होते हैं? तीन? चलो 2 4 वाली तो समझ आती है, 3 वाली समझ नहीं आई मुझे। आप
आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? आप बताएं जी लास्ट वन। मुझे नंबर बता दें, काफी सारे पेपर में तो फिक्स पूछता है, वहां क्या लिखेंगे? 100 में नहीं मार्जिन। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? चले गुड, नहीं अच्छी बात है, उन्हें क्लियर बताया। आपको क्या लगता है वकील साहब? क्वेश्चन ये है कि मार्जिन जो होता है पेपर में, आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी की पिटीशन प्रिंट की है जज को पेश करने के लिए, अब उसमें मार्जिन जो है, मार्जिन वो कितनी किस्म के होते हैं? स्पेस मार्जिन, पेज में, पेज की सेटिंग के अकॉर्डिंग 2 3 4 5 6 7 कितनी टाइप के होते हैं? 4। अच्छा, लास्ट वन बताएंगे, आप बताएं। गलत है, सारे ही गलत है, इसलिए एक टाइम सही होता है। गुड, किसका 5 का है? अच्छा, तुमने हमारा वो पंजाबी की एक मिसाल है, अक्सर ना सुने, अक्सर ना कोई कोई क्रिमिनल होता है, बड़ा तंग कर रहा होता है, नहीं पता चलता कहाँ छुपा हुआ, कोई डकैत है या कोई स्पेसिफिक, कोई खास तौर पे ये जो मखसूस इलाकों में डकैतियां करते हैं, हम भाग जाते हैं, फिर बैक टू बैक ये जो है ना बार बातें करते हैं, नहीं मिलते। तो अब क्या है, बंदा जो है ना बिल्कुल एम्प्टी माइंड के साथ ना ऐसे रैंडम अटैक शुरू कर देता है, इसके फलां रिश्तेदार के भी जाओ, फलां के भी जाओ, ये करो वो करो वो करो, उसमें क्या है नहीं, वो हमारे सर कहते होते हैं, हमारे जो एसपी साहब है, कहते हैं यार आप बार बार उधर क्यों जा रहे हो, तो वो हमारे डीएसपी साहब कहते हैं सर लग गया तो तीर, ना लग गया तो तुक्का। तो आप वो काम कर रहे हो कि लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। अब सुने जी वो मार्जिन कौन कौन से हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 4 मार्जिन तो ये है, देखें आपने एक पेज क्रिएट किया ना, पेज लेफ्ट में भी जगह छोड़ते हैं, ये लेफ्ट मार्जिन है, पेज के राइट में जगह छोड़ी, राइट मार्जिन हो गया, पेज के टॉप पे जगह छोड़ी, टॉप मार्जिन, पेज के बॉटम में जगह छोड़ी तो बॉटम मार्जिन, सेंटर मार्जिन कहां से हो गया भाई? सेंटर में प्रिंट ले सकते हो आप, 4 आपने मिले हैं, 5 जबरदस्त, मैंने बात तो नहीं लगी। अच्छा, 5वां मार्जिन कौन सा होता है? 5वां मार्जिन होता है जी गटर मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन कौन सा होता है? देखें जो अंग्रेज है ना, उन्हें हर चीज के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी अडॉप्ट की है, हर चीज को प्रॉपर जो है वो सिंक्रोनाइज करके चीजों के साथ में चलता है। अब गटर मार्जिन की क्या बात है जनाब, बाइंडिंग करवाने जाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, कुछ और करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, उसके बाद जब आप प्रिंट निकालते हैं, अगर उर्दू में है तो आप राइट साइड से उसका मार्जिन छोड़ते हैं, स्पेसिंग उसको कहते हैं कि जी भाई ये अंदर ना आ जाए लिखी हुई तहरीर, थोड़ा साइड में करके प्रिंट निकालना, उसको कहते हैं गटर मार्जिन। द मार्जिन लेफ्ट फॉर बाइंडिंग इज नोन एज गटर मार्जिन। जो मार्जिन आपने बाइंडिंग के लिए छोड़ा होगा वो गटर मार्जिन के रहेगा। अगर वो पिक्टोरियल सेटअप है, मतलब तस्वीरी निजाम है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है सारी, तो आप टॉप या बॉटम पे छोड़ोगे, अगर उर्दू तहरीर है तो फिर आप लेफ्ट पे छोड़ोगे, ठीक है, राइट पे, और अगर इंग्लिश तहरीर है तो फिर आप लेफ्ट पे मार्जिन छोड़ोगे। द मार्जिन लेफ्ट फॉर बाइंडिंग इज नोन एज गटर मार्जिन। के यहाँ पे बाइंडिंग हो जाए तो सिलाई वगैरह हो जाती है ना, वहां पे फिर वो जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो छूटता नहीं है। अगर जी हाँ जी, अगर गटर मार्जिन नहीं छोड़ा होगा तो क्या होगा, वो जो आपकी तहरीर होगी वो बाइंडिंग के अंदर आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में। ठीक है जी, उर्दू के लिए राइट जी, उर्दू दाएं तरफ से होती है ना यहाँ से, तो फिर आप इस तरफ थोड़ा सा, ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है जुमला, इसको थोड़ा आगे करके वो सारा मतलब बाय डिफॉल्ट गटर मार्जिन सिलेक्ट कर लेता है,
उसमें हर पेज की जो लिखाई है ना, वो अगर बाकियों की 0.5 है तो उसको 1 या 1.5 कर देता है ताकि वो बाइंडिंग में ना आए। नहीं, बाइंडिंग में ना आए, मैं कह रहा हूँ बाइंडिंग होती है मतलब पेज की सिलाई। अब जैसे ये रजिस्टर है आपके, ये देखिए ये बाइंड हुए हैं। अगर आप ये गटर मारेंगे यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, इसको यहाँ पे कर देना कि अगर ये सिलाई आपको यहाँ पे भी करवानी है तो जब आप पेज खोलेंगे ये शिफ्ट है, समझे? समझ गया। अच्छा जी, नहीं नहीं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है जी, क्रिटिसाइज ना करें किसी को। आप यहाँ पूछने आए हैं सब लोग, मेरा काम है आपको बताना। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती आप पूछे, मैं आप इसीलिए तो हूं ना आपको बताऊं। यस, अच्छा चले छोड़े जी। अच्छा, एक चीज होता है डिलीट, जैसे अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा था सारी चीज के। एक चीज होती है डिलीट और एक होता है कि शिफ्ट प्लस डिलीट। फर्क क्या होता है दोनों में? यस, अगर आप सिर्फ डिलीट करेंगे डाटा तो वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा और वहां से आप रिसाइकल कर सकते हो, उसको दोबारा से उठा के कहां ला सकते हो? अपनी उसी जगह पे फाइल में, डेस्कटॉप पे या जिस भी फाइल फोल्डर में वो सेव हुआ हुआ था। क्लियर हो गया जी? और शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो फिर वो रिसाइकल नहीं जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बात समझ गए हैं? अच्छा जी, यार 1 पॉइंट ये होता है, आपके पास ये डेस्कटॉप है फॉर एग्जांपल, ये डेस्कटॉप बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक वीडियो सेव हुई थी, ठीक है ना? आपने कोई जो है ना इंडियन मूवी सेव की थी जो आप रात को बैठ के देख रहे थे, ठीक है? सुबह आपने सोचा कि आप ये देख लिया, मैंने ये फजूल है, इसको डिलीट कर दें। आपने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, डिलीट होकर चली जाएगी रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में फिर आपको याद आया, अच्छा यार ये मैंने तो देखी थी लेकिन मेरे भाई ने भी देख लिया, वो रहती है, तो आप क्या करोगे? रिसाइकल बिन का ऑप्शन जो है उसको क्लिक करोगे, वो खुल जाएगा, उसमें यही फाइल पड़ी होगी, इस पे राइट क्लिक करोगे, रेस्टोर का ऑप्शन आएगा, ये दोबारा इसी जगह आके सेव हो जाएगी जहां थी। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये सबने देख लिया, ये अब कंप्यूटर की मेमोरी पे गो जाए, अब इसको निकालें ताकि मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाए। आप इसको क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के फिर डिलीट दबाओगे तो ये परमानेंटली निकल जाएगा। ठीक है जी? अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं जी। वही बात, क्या पिक्चर ऐड की जा सकती है एमएस वर्ड में? वो कैसे होगी? इंसर्ट से क्या? नो, इंसर्ट से होगा। हाँ, लेकिन इंसर्ट इसका बेसिक फंक्शन है। इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, कोई भी तस्वीर जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है उसको इंसर्ट कर सकते हो। हाँ, ऑडियो या वीडियो फाइल है तो उसके लिए इंसर्ट के बाद ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन है। ठीक हो गया जी? ओपन करना और चीज है, मैं इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ कि उस एमएस वर्ड की फाइल के अंदर वो आप सेपरेट ओपन अलग करोगे, लेकिन मैं उसकी फाइल के अंदर ओपन करवाने की बात कर रहा हूं आपको। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने 4 चीजें यहां लिखने लगा हूं। एक चीज होती है जी चार्ट, एक होती है जी ग्राफ, एक होती है वर्ड आर्ट, एक है जी क्लिप आर्ट। पेपर में वो कहता है इन चारों में से कौन सी चीज है जो एमएस वर्ड में नहीं होती? इसमें ग्राफ नहीं होता, एमएस वर्ड में याद रखिएगा ग्राफ नहीं होता। और कौन कौन अभी फरमा रहा था आप में से कि वर्ड आर्ट नहीं होता या क्लिप आर्ट नहीं होता? अभी स्टार्ट ही हमने वर्ड आर्ट से, वर्ड प्रोसेसर आपको पढ़ाया, वर्ड आर्ट बताया, क्लिप आर्ट बताया, फिर आप कह रहे हो वो नहीं होता। पहला होगा तो नहीं, दूसरा?
रोजा रख के तेन लाना पे ना 5 घंटे नाका धुपे फिर पूछा फर्क पैंदा कि नहीं पैंदा। जनाब बड़ा फर्क पड़ता है। 7 बजे धूप ऐसे होती है कि बंदा कहता है बस अल्लाह की पनाह। तो शुक्र अदा करिए अल्लाह का अगर घर में छत के नीचे बैठे हैं। हाँ जी। एनीवेज ये भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है। जितना ज्यादा जो है स्ट्रगलिंग आपका रोजा होगा उतना अजर भी ज्यादा है इसका। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। एरो कीज यूज होती हैं, नेविगेशन कीज जिनको हम कहते हैं, इस तरह से बनी हुई होती हैं। अच्छा जी, ये पेज को आगे या पीछे, लाइन पे आगे या पीछे जाने के लिए होती है। राइट या बॉटम जो है ये नेक्स्ट लाइन, और लेफ्ट या टॉप जो है ये प्रीवियस लाइन। लेकिन अगर इनके साथ आप आल्ट ऐड कर देंगे, आल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो फिर ये वाले जो है ये नेक्स्ट पेज पे और ये प्रीवियस पेज पे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन किस भी होता है एमएस वर्ड में? ऑटो करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है। नहीं, आप जब लिखते हैं ना तो एक या दो कोई अल्फाबेट का फर्क हो ना किसी के अंदर, तो उसको कंप्यूटर अपने आप ठीक कर देता है। ऑटो करेक्ट उसको ऑप्शन देते हैं। वो मिसस्पेल्ड वर्ड है, मिसाल के तौर पे आपने देर THERE लिखा है, ठीक है, उसमें एच आप स्किप कर गए हो तो उसको पता है ये देर ही लिख रहा है तो वो एच खुद ब खुद ऐड कर देगा। ठीक है, ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, वो ठीक कर देता है। या कोई स्पेलिंग आपने गलत लिख दिया है उसको वो ठीक कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने लाइन स्पेसिंग की बात की थी। पेपर पे आता है लाइन स्पेसिंग सिंगल होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है, मल्टीपल होती है, कौन सी होती है? देखो, लाइन स्पेसिंग तो मैंने बता दिया ना, एक लाइन से दूसरी लाइन का फर्क। सिंगल स्पेसिंग होती है, डबल होती है, मल्टीपल होती है, ट्रिपल होती है। कितनी तरह की स्पेसिंग होती है? नो, लाइन स्पेसिंग सिंगल भी होती है, लाइन स्पेसिंग डबल भी होती है। अब सिंगल स्पेसिंग ये है जो आपको नजर आ रही है, डबल स्पेसिंग ये होगी कि दो मरतबा स्पेसिंग दे दोगे आप, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह ये दरमियान में दो स्पेसिंग डालेंगे, इसको डबल स्पेसिंग देंगे। डबल स्पेसिंग तक एमएस वर्ड आपको अलाउ करता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रिपल स्पेसिंग करोगे वो नया पैराग्राफ स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ये डबल स्पेसिंग क्यों यूज होती है? दरमियान में कोई स्टैटिस्टिकल डाटा या कोई फाइंडिंग कंक्लूड करने के लिए। आपने कभी जुडिशियल ऑर्डर पढ़े हो तो उसमें देखा होगा डबल स्पेसिंग होती है और ऊपर वाले का फॉन्ट अलग होता है, नीचे का अलग। ऊपर वो जनरल ऑर्डर दे रहा होता है और नीचे अपनी फाइंडिंग अपना क्रक्स देता है, तो वो डबल स्पेसिंग यूज करते हैं फॉर्म में। तो याद रखिएगा, एमएस वर्ड जो है वो अलाउ करता है सिंगल स्पेसिंग और डबल स्पेसिंग। ट्रिपल स्पेसिंग नहीं करेगा, जैसे ही आप ट्रिपल स्पेसिंग पे जाओगे वो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज आता है कि एमएस वर्ड अलाउड डैश स्पेसिंग सिंगल डबल मल्टीपल ट्रिपल, तो यहां से क्या करेंगे? नहीं, मैं कहता हूं इसका करेक्ट ऑप्शन है मल्टीपल। भाई जब वो ट्रिपल अलाउ ही नहीं करता तो फिर मल्टीपल कैसे ठीक हो गया? तो
मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा मल्टीपल। क्यों? अगर सिंगल है, अगर आप डबल करोगे तो इट मीन सिंगल अलाउ नहीं करता, सिर्फ डबल करता है। अगर आप सिंगल करोगे तो इट मीन सिंगल अलाउ करता है, डबल नहीं करता। मल्टीपल मीन सिंगल भी करता है, डबल भी करता है। ठीक है जी, ट्रिपल अलाउ नहीं करता। क्लियर? अच्छा जी, आगे आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड कितने होते हैं? सॉरी, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड कौन सा होता है? हाँ, टाइम। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप एमएस वर्ड खोलेंगे उसमें कोई लेटर लिखना शुरू करोगे तो वो किस में आएगा? टाइम्स न्यू रोमन में आएगा, अपने आप टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा जी, ये डिपेंड करता है आप कौन सा पढ़ रहे हैं। जॉन टाइम्स न्यू रोमन में होगा, आपका न्यूज या नेशन जो है वो एरियल में होगा, एरियल ब्लैक में। डिफरेंट होते हैं, हर एक की अपनी अपनी जो है वो होती है, पॉलिसी होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन है जो $1,000,000 क्वेश्चन है, कितने फॉन्ट स्टाइल होते हैं? वो जैसे कहते हैं ना, कितने आदमी थे, कितने फॉन्ट स्टाइल है एमएस ऑफिस में? हाँ जी, कॉन्फिडेंस पैदा करो, जोर से तो सब करने से बहुत सा याद आ जाएगा। ये आप लोग इंटरेक्ट करेंगे ना, आपको याद रहेंगी चीजें, वरना कल जब पेपर आएगा, पेपर में आपने करना नहीं। फिर खासतौर पे जो फीमेल वाला पोर्शन होता है, ये सारा कुछ करके आती है, एक दूसरे से तैयारी होती है। ये क्वेश्चन सर ने कराया था, दूसरी का किया नहीं कराया था, इसका सही है कोई भी कराया था। वो जो पहली होती है हाय ना, नहीं नहीं तो ये अक्सर हमारे साथ होता है। अच्छा, कितना एक और आदत होती है, जो चीज नहीं आती ना उठा के टीचर पे डाल दो, ये तो कराया ही नहीं, एक लेकिन पीता ही नहीं। ठीक है, तो गौर से सुन लें। देयर आर 1024 font styles available, from which we can opt 512 font styles in a certain document. 1024 फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल हैं जो कि ग्लोबली अवेलेबल है फॉन्ट स्टाइल, लेकिन आप एट अ टाइम 512 फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते एक फाइल में या एक डॉक्यूमेंट में या एक स्प्रेडशीट में। समझ गए जी? आधे यूज कर सकते हैं, आधे भी बढ़ेंगे यार, मेरे ख्याल में तो एक तो बहुत होते हैं। अच्छा, ये मसला क्या है, क्यों मतलब रिक्वायर होते हैं? एक ही लेटर है, डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप एक से ज्यादा फॉन्ट स्टाइल क्यों यूज करते हो? फॉर एग्जाम्पल, नहीं फॉन्ट तो वही होगा, आप इटैलिक या इन्वर्टेड कॉमा में दें, उससे बात तो नहीं होती। समटाइम्स ऐसा होता है रिसर्च वर्क के लिए जो है वो ये यूज होता है कि एक कोई प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर एक से ज्यादा लोगों ने रिसर्च की हुई है, लेकिन उसका कंक्लूजन जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट जाता है, लेकिन उसमें जितने लोगों की रिसर्च है तो हर एक की फाइंडिंग अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में दी जाएगी। मिस्टर फलान ने ये कहा, मिस्टर फलान ने ये कहा, मिस्टर फलान ने ये कहा।
या फिर जुडिशियल ऑर्डर बनते हैं वकील साहब, ऐसे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मैं बताता हूँ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात में वो तो डॉक्यूमेंट ही अलग हो जाएगा ना, हाई कोर्ट का अलग। एक हाई कोर्ट में मुख्य जजमेंट होती है की बात सुने, मैं बताता हूँ। आपके जुडिशियल ऑर्डर्स जो होते हैं उसमें कई ऐसा होता है कि जी इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की, 3 रुकनी बेंच ने की, 7 रुकनी बेंच ने की। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो हाई लेवल के मैटर्स होते हैं 3, 5 या 7 जज बैठ के फाइंडिंग देते हैं, तो क्या वो अलग अलग फाइंडिंग देते हैं? डॉक्यूमेंट एक ही होता है, ऑर्डर शीट एक ही होती है, लेकिन हर जज की फाइंडिंग के लिए जो फोर्ट स्टाइल है वो अलग अलग होगा। मिस्टर फलां ने ये कहा, मिस्टर जस्टिस मगर इकबाल सिद्धू ने ये कहा, मिस्टर जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने ये कहा, मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी ने ये कहा, मिस्टर जस्टिस कासिम खान ने ये कहा। तो वो जितने जजेस हैं उनकी फाइंडिंग जुडिशियल ऑर्डर में है वो अलग अलग फोर्ट स्टाइल के हिसाब से होगी, ताकि डॉक्यूमेंट एक है, फाइंडिंग एक है, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने में आसानी और ट्रैक्ट हो सके आई कैचिंग के लिए। इसकी भी सजा है इधर हाई कोर्ट में कोर्ट ना करने तो यार मैं आपसे कंप्यूटर साइंस, हाँ आपको पता है एक हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस मगर इकबाल सिद्धू, उसने एक वकील को अपनी कोर्ट में कान पकड़ा दिए थे। मैं इस चीज का चशमदीद हूँ। रीजन क्या थी? भाई साहब जो है ना वो टेंट कोट पहना हुआ है, टाई लगाई है, ये ऊपर वाला कॉलर है ना इसका बटन खुला हुआ है। उन्होंने कहा जी या तो इसका बटन लगा लो या फिर टाई की जरूरत ही ना करो। नहीं, प्रॉपर कान पकड़ाए थे। नहीं अब तो वो दौर ही चले गई। मैं आपको 2014 की बात बता रहा हूँ। नहीं अब वो ये करते हैं कि सीधा सीधा ना आपको वार्न कर देते हैं, और आपको पता है आफ्टर 3 वार्निंग आपका लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। वो वार्निंग कर देते हैं, रिटर्न वार्निंग कर देना वो नुकसानदेह होती है। हाँ लेकिन सजा की कह रहा है, सजा से तो वकील वैसे ही बच जाते हैं। मेन चीज है लाइसेंस। जब आपके पास लाइसेंस ही नहीं होगा आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? या सबसे बड़ी बात यह कि आपका केस रेफर कर देंगे पंजाब बार काउंसिल को कि जी इसको चेक करो। इसको मसला क्या है, ये रिटायर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो ये हालात है। नहीं रिटर्न वार्निंग तो नहीं हुई ना। हाँ बस ठीक है, वो ज़बानी कलामी कह रहा हूँ कह रहे थे। हाँ वो तो आप लाइक है, इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि रिटर्न जो है ना वो आप जेम्स जोसेफ साहब के चैम्बर से हैं? वो भी जज रहे हैं कुछ अर्सा। जेम्स जोसेफ साहब जिनके शागिर्द हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, फिर तो आपको पता होगा किनके शागिर्द हैं। वो तो अब होते हैं ना। जेम्स जोसेफ किसके शागिर्द हैं? जेम्स जोसेफ को जज बनाने वाला कौन था? जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, ये उनके चैम्बर से हैं। ठीक है ना? हाँ मैं वाला हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद अब ये एक चीज मार्जिन है वो आपको समझाइए। एक चीज होती है अलाइनमेंट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। हाँ जी, टेक्स्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एल करेंगे तो सारा टेक्स्ट उठा के लेफ्ट पे ले जाएगा। कंट्रोल आर करेंगे सारा टेक्स्ट उठा के राइट पे ले जाएगा। कंट्रोल ई करोगे तो सारा टेक्स्ट उठा के सेंटर में ले जाएगा, लेफ्ट राइट बराबर स्पेस छोड़ देगा। इसको कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। आपने ये आ रहा हूं उस तरफ भी आ रहा हूं, सब्र करें। हाँ अब देखें, नहीं मार्जिन जो है वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ सेंटर लेफ्ट और राइट, ये 3 तरह के वो होते हैं अलाइनमेंट। चौथा नहीं होता। ठीक है,
आज क्या करना, क्या करना, ये देखें समझी करो, खामोश है जी, आपस में बात करो। ये देखें, ये एक आपने पेज बनाया है, आपने ये डाटा लिखा है, तेरा मेरा बेतरतीब है, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल, ये इस तरह लिखा हुआ था, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एल कर दिया, तो ये इस तरह से आके लेफ्ट पे एडजस्ट हो गया, इसको कहते हैं अलाइन लेफ्ट। आपने कंट्रोल आर किया तो ये इस तरह से आके राइट पे एडजस्ट हो गया, लेफ्ट पे जगह छोड़ दी, इसको कहते हैं अलाइन राइट। आपने कंट्रोल ई किया तो ये इस तरह से आके सेंटर में एडजस्ट हो गया, इसको कहते हैं अलाइन सेंटर। ठीक है, फिर एक चीज होती है जस्टिफिकेशन। ये पेज है, इसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कोई जल्दी शुरू हो रही है, कोई बाद में शुरू हो रही है, जब आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, ये सारा इक्वल एक बराबर लाइन होगी ऊपर से नीचे तक इस तरह से। हाँ, इस तरह से ये जो ये वाला फॉर्मेट है ये इस तरह से आ जाएगा, मतलब पेज लिखा हुआ ना तरतीब से अच्छा लगेगा, तो इसको कहते हैं जस्टिफाई करना, कंट्रोल जे। इसमें क्या है, सारे पेज को कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई, तो ये फॉर्म है पेज की, कोई ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है जी, समझे? अच्छा, अब एक चीज होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, उसके लिए यूज होता है कंट्रोल क्यू। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है कि आपने इस तरह टेढ़ा मेढ़ा पेज लिखा हुआ है, इसके अंदर आप कहते हैं भाग में जाए ऊपर वाला और नीचे वाला, सेंटर वाला पैराग्राफ वो इस फॉर्म में आ जाए, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके या सिलेक्ट ना भी करें, जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर मौजूद है, आप इन राइटिंग है उस पैराग्राफ में, वहां पे कंट्रोल क्यू प्रेस करें, वो पैरा जस्टिफाई हो जाएगा, फिर बाकी डॉक्यूमेंट वैसे ही रहेगा। इसको कहते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्लियर है जी? हाँ जी, हाँ, सिर्फ वो वाला आपका जस्टिफाई हो जाएगा। सारा करना है तो कंट्रोल जे से होगा, अगर सिर्फ वो करंट पैरा आपने करना है जिसमें आप काम कर रहे हो तो फिर कंट्रोल क्यू होगा। नहीं, जरूरी नहीं है सिलेक्ट करना, अगर वहां कर्सर मौजूद है जस्ट कंट्रोल क्यू प्रेस करें, वो खुद ही जस्टिफाई हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सटेंशन क्या है इसकी एमएस वर्ड की? यस। अच्छा, एक्सटेंशन होती क्या है? मिसाल के तौर पे जी, फाइल सेव करनी है, मिसाल के तौर पे आपने ये लेक्चर सारे का सारा बनाया, ठीक है, आपने इस लेक्चर को सेव करना है, ये जैसे अब ये वीडियो फॉर्म में है, आपने अगर फॉर एग्जांपल ये आपने इस तरह राइटिंग बनाया हुआ है एमएस वर्ड में, अब आपने इसको सेव करना है, तो आपने इसको सेव करेंगे कैसे? कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर लेक्चर, ठीक है। तो ये फाइल जब सेव होगी ना तो ये इस तरह सेव होगी, COMPUTER, कंप्यूटर LEC, कंप्यूटर लेक्चर, सेंटर में ये डॉट होगा और यहां पे इसकी एक्सटेंशन होगी DOCX, ये इसका डोमेन क्या आता है, ये सेंटर वाला, और इसके राइट साइड पे ये वाली जो चीज है इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम कहते हैं नेम। वो फाइल का नाम जिससे आपने फाइल सेव की है वो ये है कंप्यूटर लेक्चर, और ये कैटेगरी है कि आपने किस कैटेगरी में सेव किया है, एमएस वर्ड में है, एक्सेल में है, पावर पॉइंट है, सबकी एक्सटेंशन डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन पढ़ के आपको पता चल जाता है ये कौन से एप्लीकेशन की फाइल है, ये कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है। समझे जी? यस सर, यस। अब चेंज है, अब DOCX है, वर्जन का डिफरेंस है, उन्होंने चेंज कर दिया एक्सटेंशन। हाइपरलिंक क्या होता है जी? यस, हाइपरलिंक इज यूज्ड टू नेविगेट अ डॉक्यूमेंट। अब वो हाइपरलिंक क्या होता है? इज यूज्ड टू नेविगेट अ डॉक्यूमेंट।
अब हाइपरलिंक जो है वो बेसिकली क्या होता है, आप एमएस वर्ड के पेज के अंदर कोई लिंक ऐड कर देते हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो वो एक स्पेसिफिक पेज खुल जाता है, तो इट मीन उसने आपको नेविगेट करवा दिया, शिफ्ट करवा दिया एक पेज से दूसरे स्पेसिफिक पेज के, तो इससे आप क्या कहेंगे, हाइपरलिंक। जी हाँ जी बिल्कुल। एमएस वर्ड में शेड डालना है या बॉर्डर डालना है टेक्स्ट के ऊपर, तो कैसे करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और वहां ऑप्शन आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग, उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट, आगे जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, यस, बस आगे वो बॉर्डर्स के ऑप्शन दे देगा किस किस्म के लगाने हैं, शेड कैसा देना है, जो आपको सही लगे उस पर क्लिक करोगे वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स ऐड होते हैं इसमें थ्रू विजुअल ऑडिटिंग। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर आप ऐड करते हो, उस फंक्शन को, उस कैटेगरी को, उस फॉर्मूले को विजुअल ऑडिटिंग कहा जाता है। क्लियर जी? अब क्वेश्चन है जो आप मुझे किसी ने विजुअल ऑडिटिंग जो है वो तो हो गया ना कि आपने एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया है। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किया क्यों? मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था, सोच रहा था क्या होता है, किसी को पता है नहीं? जरा आसान और बात बताएं, आपके बाकी लोगों को समझ आए। चले आपको आप कभी फैक्ट्रीज में गए होंगे या नहीं गए? ये हम दो साल जॉब नहीं की। चले फैक्ट्री के बीच छोड़ देते हैं। आप कभी पेट्रोल पंप पे गए हो? गई? वहां पे आपने वो नोजल देखी होगी जो फीडिंग कर रही होती है गाड़ी में, उसके ऊपर मशीन होती है, आप सेटअप देते हैं कि इतने लीटर या इतने रुपए का फ्यूल आ जाए, ऐसे भी उतना ही आता है या उससे कम आता है। हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान है ना। अभी जैसे 9 नंबर वाले टोटल पंप वाले ने किया, आपने देखा होगा, 40, तो यार ऐसे ही है ना, जुर्माना पे किया तो क्या है, इसमें क्या लेकिन एटलीस्ट जुर्माना तो बहुत ₹1.5 लाख, उसके लिए कोई बात नहीं, एक दिन की फेयर है, लेकिन ये है कि कम से कम उसको काम तो हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। उसमें ये है जनाब से आपकी 42 लीटर का फ्यूल टैंक है, आपने उसमें मोर देन 50 लीटर पेट्रोल डाल दिया और आगे तो वो वीडियो में बना रहा है, वो बड़ी मजे की बात करता है ना, उसी से शुगर करो 50 आया, उससे 25 लीटर नहीं आ सकता। ये उसके सवाल है। तो बीइंग अ नेशन हम इतने करप्ट हैं, हम अपने पॉलिटिशियंस को कहते हैं ना कि हम वो करप्ट हैं, एक्चुअली अल्लाह ताला का फरमान है जैसी कौम होती है अल्लाह उस पे वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। तो बीइंग अ नेशन हम करप्ट है, तो इंसान हर करप्ट है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, दूध वाला करप्शन नहीं करता, सब्जी वाला करप्शन नहीं करता? आप यकीन माने, मैं कल घर के लिए टमाटर लिए 200 रुपए किलो, ठीक है, आज एक कजन जो है वो मुझे मिला सुबह सुबह मंडी से आ रहा था, मैंने कहा क्या लाए हो, कहता टमाटर, तो मैंने कहा क्या रेट मिला है, कहता 40। देखिए वो रोजे के साथ, मगर रोजे के साथ, अच्छा, और फिर मुझे ना इस पे अपना अनवर मकसूद का एक को याद आ जाता है चुटकुला बड़े मजे का,
अनवर मकसूद की ना मीम शेयर हुई भी आजकल बड़ी ज्यादा, ये रोजों से पहले ना उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से वो बाबरकत महीना आने वाला है जिसके अंदर दुकानदार 50 रुपए की चीज 500 रुपए की बेचकर नमाज पहली सफ में पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ आगा जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या फायदा आपकी इबादत का, हकूकुल इबाद पूरे करने का, हकूकुल्लाह पूरे करने का क्या फायदा जब हकूकुल इबाद नहीं आपने पूरे किए। तो बीइंग अ नेशन हम सारी तरफ हैं। ठीक है, एक दूध वाला हो गया था कोई आम को चारों में थोड़ी सी, ठीक है ना, 10 किलो का 50 किलो कर लूं, 40 किलो कर लूं, ठीक है। हाँ, हर चीज जो आपने सर इस पे ऑब्जेक्शन आता है कि फिर हमारे पास ना प्रमाण क्यों नहीं, वो सूदखोरी, ये बेसिकली सूद है ना, नाजायज मुनाफा सूद के मुंह में आता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था जी ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ रिलीजन बेस पे इस पूरे महीने में ऑस्ट्रेलिया में आप जो मर्जी चीज खरीदें उस पर 35% फ्लैट डिस्काउंट है। हाँ जी, उन्हें मतलब आप वहां ग्रोसरी लें, आप वहां पे गारमेंट्स परचेज करें, आप वहां पे कोई भी चीज लें, सिर्फ आपके एनआईटी पे अगर मुस्लिम लिखा हुआ है ना आपको 35% फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। और यहाँ छुड़े मारने आपसे नाम आए तो होता है कि नाम पे सर बहुत हम बेईमानी कर रहे हैं तो तो यार वो छोड़ो, अब आप अदालतों में चले जाएंगे, जो अदालतें हैं, मैंने खुद जो चीज विटनेस किया वो बता रहा हूँ, अदालतों के बाहर बड़ी बड़ी प्लेट पे लिखा हुआ है अर्राशी वल मुर्तशी खिलाओ वहां पे नार, ठीक है, उसी के नीचे खड़े होकर अदालती एहलकार आपसे रिश्वत ले रहे होते हैं, आप ना दें आपको फाइल की कॉपी नहीं देते, कहते नीचे से दो अब जजिस के पास जब कोई फाइल पेश होती है ना, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ना दो चीजें होती हैं, एक होती है मेजर फाइल को जज के पास होती है, एक होता है बी पार्ट। अब वो जो फाइल का बी पार्ट होता है ना वो होता है मुतलका आईओ के लिए, जिसने किसी मुतलका थाने से आना है, आके पेश होना है उस केस में। अब उसकी रीजन क्या है, हमारा जुडिशियल मैकेनिज्म इतना तबाहशुदा है ना कि हमारा ये जो करंट ईयर चल रहा है ना, इसके जो केसेस है उनका ट्रायल या उनकी समाअत आपसे 3 साल 4 साल 5 साल बाद जाके होगी। अब जिन केसेस की एविडेंस पे, जिन केसेस की विटनेस पे हम लोग जाते हैं वो 2016-17 के केसेस हैं या 18 के केसेस हैं जो अब 22 में आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। अब बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन, हमें आज से 5 साल पहले का वो हुआ तो याद नहीं है, हाँ एक आधा हुआ हो ना किसी के साथ तो फिर बंदे को याद रहता है, एक दिन में 50 को पूरे हमने डील कर रहे हैं तो आज से 5 साल पहले क्या होगा हमें याद नहीं होता। तो वो बी पार्ट इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है वो उसको ले, उसको पढ़े, अपनी याददाश्त ताजा करे। क्यों वकील साहब, कानून शहादत आर्टिकल 53 क्या कहता है? हाँ, कि आप अपनी याददाश्त को ताजा कर सकते हैं। ऐसे कोई फांसी ना लगा है। उसने ये याददाश्त ताजा करते हैं और इसके लिए बकायदा टाइम है, ये आर्टिकल बना रहा है क्यूएसओ का ना, तो इसके लिए। लेकिन अब वो बी पार्ट जो हमारी मलकियत है और बकायदा कानूनी तौर पे हमारे लिए ही क्रिएट किया है, उसके लिए हमें 300 रुपया देना पड़ता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदालतों में भी फ्री आता है, लेकिन जो अदालती एहलकार है वो आपसे 300 रुपया 500 रुपया फ्री लेते हैं। वो 2 पेजिस का 10 पेजिस का 5 पेजिस का बी पार्ट होगा, ठीक है, तो आप जो है ना उसकी कॉपी मांगेंगे, वो कहेंगे 300 रुपया दे दो, 300 लिया, 10 रुपए या 20 रुपए की और कॉपी करा के फिर वहां बी पार्ट बन गया, बाकी पैसे दे देना, हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बीइंग अ नेशन हम सारे के सारे करप्ट हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं, यस मुसलमान होने के नाते आप फिर से बेटा गुजरेंगे। यस, अच्छा बात हो रही थी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट की, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका क्या मतलब होता है? एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके चलाने के लिए रिक्वायर होता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? फैक्ट्री, प्लांट्स, इंस्टॉलेशन, ऐसी मशीनरी जिनको आप ऑटोमाइजेशन के साथ अटैच कर देते हैं,
जैसे फ्यूल पंप पे फ्यूल वाली मशीन है, बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, उसके साथ वो रन हो रही होती है। आप पेप्सी फैक्ट्री चले गए, वहां पे आपकी वो जो फिलिंग है, बॉटल फिल हो रही है या पैकिंग हो रही है, वो सब कंप्यूटराइज्ड है। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको एम्बेडेड सिस्टम्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। जी भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो होता है। हाँ, तो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को जब आप ऐड करना है एमएस वर्ड के साथ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ, एडिटिंग, सॉरी एडिटिंग, विजुअल एडिटिंग, ठीक है। अच्छा जी, जी एडिटिंग, एडिटिंग, एडिट से एडिटिंग है, सॉरी एडिटिंग है ये, EDITING। अच्छा जी, अब इसके बाद एक वर्ड होता है जी जिसको हम कहते हैं ट्रैक चेंज। ये वही ड्रॉप कैप वाली बात हो रही है। यस, गुड। जो भी आपने एमएस वर्ड के अंदर टोटल चेंजेस किए हैं, कहीं एडिटिंग की है, कहीं डिलीशन किया है, कहीं एडिशन किया है, जितने आपने चेंजेस किए हैं एट द एंड आप चाहें तो यहां पर देखो, एक्सक्यूज मी सर, ऑप्शन से आप ट्रैक कर सकते हैं उन चेंजेस को कि आपने कितनी बार वो किस किस चीज में आपने चेंजिंग की है वगैरह वगैरह। एक्सक्यूज मी सर, हेलो जी जी सर, ये आपकी स्क्रीन ना बार बार कोई LG स्क्रीन है, आई डोंट नो, कोई सर्टेन पार्टिसिपेंट है उसकी स्क्रीन ऊपर आ रही है, आई कैन नॉट सी द क्लास। और सर आई थिंक दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू से समथिंग, तो कैन यू जस्ट केटर इट्स इश्यूज एज वेल। तो इसकी आवाज मुझे सही तरह से नहीं आ रही ना, या तो ये टेक्स्ट कर दे या अपनी डिवाइस को रिकनेक्ट करे। अब ठीक हो गया, आई गेस द पर्सन हैज अंडरस्टूड इट। जी ठीक। अच्छा जी, ट्रैक चेंज का आपको पता चल गया। अच्छा जी, अब मैग्नीफाई किया जा सकता है डॉक्यूमेंट को, यस और नो। डॉक्यूमेंट को मैग्नीफाई करने का क्या मतलब है, मीन आप ये डॉक्यूमेंट को जूम कर लेते हैं, तो जूम रेंज कितनी है? नो। जूम रेंज की 3 तरह की होती है, बाय डिफॉल्ट, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर पेपर में कहता है बाय डिफॉल्ट जूम रेंज तो वो होती है 100। मिनिमम कितनी होती है जी? 10% होती है मिनिमम, 500% होती है मैक्सिमम और 100% होती है बाय डिफॉल्ट। याद रहेगा जी, 10% मिनिमम, 500% मैक्सिमम और बाय डिफॉल्ट 100%। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ये जो पेज होता है जहां पे ये ऑप्शन आ रही होती है पेज के ऊपर, इसको हम रिबन कहते हैं। इसके नीचे इस तरह भी एक स्केल बना हुआ होता है, उसको हम रूलर कहते हैं, कि जिसके थ्रू आप लेफ्ट राइट का मार्जिन एडजस्ट करते हैं। पेपर में पूछता है क्या इस रूलर को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है? यस। कैसे? यस नहीं, व्यू में जाके, व्यू में जाएंगे, रूलर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, अगर वो शो हो रहा है तो हाइड हो जाएगा, हाइड हुआ है तो शो हो जाएगा। इसको शो भी करवाया जा सकता है, हाइड भी करवाया जा सकता है, ये कस्टमाइज सेटिंग है। व्यू में जाके रूलर पे क्लिक करेंगे, अगर वो शो हो रहा है तो हाइड हो जाएगा, हाइड हो रहा है तो शो हो जाएगा। तो दैट वाज द लेक्चर फॉर टुडे। आई थिंक इतना काफी है। नहीं, ये मैक्सिमम इतने ही है एमएस जी। फॉर्मेट प्रिंटर वो जब आपको एक्सेल करवाऊंगा ना उसके साथ करवा दूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन जो है ना वो उसके अंदर आपको करवा दूंगा। फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर भी वो इतना ज्यादा नहीं पूछता, वो मैक्सिमम आपसे पूछता है शॉर्टकट कीज पूछ लेगा, प्रिंट की, प्रिंट प्रीव्यू की, कंट्रोल P होती है, ठीक है। प्रिंट जो है वो आप कितनी तरह से दे सकते हैं, 2 तरह से, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट।
इसी तरह की चीजें पूछता है। बाकी वर्ड से रेलिवेंट जो है वो यही क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो इंशाल्लाह कल हम एक्सेल करेंगे, कोशिश करूंगा एक्सेल पावर पॉइंट दोनों कर लें जी। ये जो वर्ड स्ट्रक्चर है ये अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोल के एक रिबन के ऊपर ऑप्शन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, उसके अंदर आप जो भी 1 2 5 लाइनें जो भी लिखनी है या 1 2 3 वर्ड लिखने हैं वो लिख लो। उसके बाद वो उसका बॉक्स जो बना होता है उसके किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करो, उसको ड्रैग करके पेज के दरमियान जहां भी एडजस्ट करके ओके करोगे वो वहीं पक्का पक्का हो जाएगा। उसमें यह है कि आपको नए सिरे से पेज की सेटिंग नहीं करनी पड़ती, एडिशनली आप वहां पे एड अप कर देते हो अपनी मर्जी का स्टाइल या इफेक्ट वगैरह डाल के जी। जी ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच।